हेलो, नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में भारतीय इतिहास जानने के साधन के साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत को प्रमुख रूप से दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक देशी साहित्य, ठीक है ना, एक देशी साहित्य और दूसरा हमारा विदेशी साहित्य, ठीक है। दूसरा है अपना विदेशी साहित्य। तो देशी साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत देशी साहित्य और विदेशी साहित्यों को भी अलग अलग भागों में हम बांट करके अध्ययन की दृष्टि, सुविधा की दृष्टि से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देशी साहित्य के अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से आते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ और एक अधार्मिक ग्रंथ या गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत माना जाता है। तो सबसे पहले देशी साहित्य में हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आते हैं, बौद्ध साहित्य आते हैं, है ना। जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये तीन तरह के साहित्य धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। फिर उसी का दूसरा पार्ट है देशी साहित्य के अंतर्गत गैर धार्मिक ग्रंथ, ठीक है ना, गैर धार्मिक ग्रंथ। अब जो है देशी साहित्य में धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य को पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले जो है वैदिक एवं ब्राह्मण साहित्य, है ना। तो उससे पहले भारतीय इतिहास जानने के जो देशी और विदेशी साहित्य के से पूर्व जो है हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की प्राचीनता के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के सृजन हेतु पर्याप्त साहित्यिक सामग्री उपलब्ध है। भारत में ईसा से हजारों वर्ष पूर्व शताब्दियों तक मौखिक शिक्षा यानी कि गुरुकुल शिक्षा परंपरा द्वारा ज्ञान का सृजन एवं प्रसार होता रहा था, है ना। लिपि की खोज और लेखन कला के विकास के बाद हम ज्ञान के वेदांग सूत्र ग्रंथों तथा स्मृतियों का रूप ले लिए हैं, ठीक है। वाल्मीकि रामायण ईसा से हजारों वर्ष पूर्व की रचना है, जो भारतीय इतिहास की संस्कृति का अनुपम ग्रंथ है। विधि की विडंबना है कि भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति से अनभिज्ञ एल्फिंस्टन महोदय और कावेल जैसे पाश्चात्य इतिहासकारों ने भ्रामक वर्णन प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत का कोई क्रमबद्ध इतिहास ही नहीं है, किंतु आधुनिक खोजों ने भारत की प्राचीन ऐतिहासिकता को सप्रमाण स्थापित किया है। जैसे वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है कि विल्सन तथा मैक्स मुलर सहित अनेक निष्पक्ष यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों को की ऐतिहासिक महत्ता स्वीकार की है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही हम इतिहास परक साहित्यिक ग्रंथों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जो हमने इससे पहले बताया, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि हम तीन भागों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इनको बांटते हैं। नंबर एक है धार्मिक साहित्य, ठीक है, धार्मिक साहित्य। फिर गैर धार्मिक मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में भी हम इसको मान सकते हैं। और तीसरा है विदेशी साहित्य, ठीक है ना। तो हम क्रमबद्ध तरीके से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत नंबर 1 वेद, जैसे ये ब्राह्मण साहित्य है ना, ब्राह्मण साहित्य या धार्मिक साहित्य जो है या वैदिक साहित्य जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत वेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम भारतीय इतिहास जानने के मूल स्रोत के रूप में भी इसको शामिल किए हैं, ठीक है। वेद भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। चारों वेद यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। वेदों से आर्यों के संबंध में ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। आर्यों का आंतरिक विभाजन, भारत में प्रसार, अनार्यों से युद्ध तथा वैदिक कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों का पता लगता है, ठीक है ना। वेदों के अध्ययन और चिंतन के लिए वेदांग की रचना की गई और वेदांग 6 प्रकार के हैं। इस प्रकार इसके संबंध में जो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, उन्होंने भी एक वक्तव्य कहा है कि प्राचीन काल की कल्पना में जो सर्वाधिक रोचक है, उसकी पर्याप्त जानकारी वेदों से ही प्राप्त होती, ठीक है। अब नंबर 2 है ब्राह्मण ग्रंथ।
इसी के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत या धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत नंबर 2 पर आता है ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। ब्राह्मण साहित्य जो हैं वो हैं वैदिक मंत्रों और संहिताओं, है ना, वैदिक मंत्रों और संहिताओं की टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। इसके द्वारा भी ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने में ब्राह्मण ग्रंथ सहायक सिद्ध हुए हैं। ये प्रमुखतः ऐत्रेय, शतपथ तथा तैत्रीय ग्रंथ हैं। और नंबर 3 पर आता है उपनिषद। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम उपनिषद नंबर 3 पर पढ़ते हैं। उपनिषदों में बृहदारण्य तथा छांदोग्य उपनिषद का ऐतिहासिक महत्व है। इनमें परीक्षित उसके पुत्र जन्मेजय तथा राजा जनक के काल का इतिहास ज्ञात होता है। प्रसिद्ध विद्वान ब्लूमफील्ड के अनुसार उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म का जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म आ जाता है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसकी जड़ उपनिषदों में आरोपित ना हो। अब नंबर 4 पर आता है धर्मशास्त्र, भाष्य एवं टीकाएं। धर्मशास्त्र संबंधी पुस्तकों पर लिखी टीकाओं तथा भाष्यों के धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था विषयक ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता है। ठीक है। अब नंबर 5 पर आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य से तत्कालीन किसकी जानकारी मिलती है भाई? सूत्र साहित्य से सारे धर्म सूत्रों से ज्ञात होता है। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा वैधानिक व्यवस्थाओं का वर्णन भी किया गया है ना। फिर नंबर 6 पे आता है आर्यक। यह आर्यों के दार्शनिक विचारों का ग्रंथ है। आर्यों का दर्शन उपनिषदों में भी व्याप्त है। अब इसके अंतर्गत जो है बौद्ध साहित्य, देसी साहित्य में जो धार्मिक साहित्य हैं उसके अंतर्गत, अब तो ये हो गया ब्राह्मण साहित्य। अब उसके नीचे जो हम पढ़ रहे हैं वो है बौद्ध साहित्य। ठीक है ना, ये बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी किताबें हैं? प्रमुख रूप से ये 3 अंग होते हैं, जातक, पिटक और निकाय। तो नंबर 1 जातक कथाएं अत्यंत प्राचीन है। इनमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाएं मिलती हैं। यह कथाएं काल्पनिक हैं किंतु तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। ठीक है। अब नंबर 2 होता है पिटक। बौद्ध धर्म साहित्य के अंतर्गत नंबर 2 पर आता है पिटक। यह 3 भागों में प्राप्त होते हैं। सुप्त पिटक नंबर 2, सबसे पहले सुप्त पिटक, नंबर 2 अभिधम पिटक और नंबर 3 विनय पिटक। इन 3 पिटकों में भगवान बुद्ध के वचन तथा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अब बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है नंबर 3 पर आता है निकाय। इनमें भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद की बातें ज्ञात होती हैं। जैसे बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त मिलिंद पन्नों में यूनानी राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। मौर्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दिव्यावदान, अशोकावदान व कुणालावदान मौर्यकालीन ऐतिहासिक तथ्यों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उसके अलावा मंजूश्री कल्प बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही इसको माना गया है। मंजूश्री कल्प है, यह प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है इसमें। दीपवंश तथा महावंश में भी सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। अब ये तो हो गया बौद्ध साहित्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? जैन साहित्य। ठीक है। नंबर 3 पर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है जैन साहित्य। इतिहास की दृष्टि से जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य हेमचंद्र ने इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री का संकलन किया है। ठीक है। भद्रबाहु, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त हैं कथा कोश, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, प्रबंध, च्युताविष्टि आदि अनेक जैन ग्रंथों से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। बौद्ध और जैन ग्रंथ साहित्य का महत्व इस दृष्टिकोण से अधिक है कि जहाँ ब्राह्मण साहित्य कुछ बिंदुओं पर मौन है, वहाँ बौद्ध तथा जैन साहित्य के समावेश से इतिहास की कड़ियों को श्रृंखलाबद्ध किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके पश्चात जो है गैर धार्मिक ग्रंथ। कौन से? गैर धार्मिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ ग्रंथ ऐसी ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इनमें प्राचीन साहित्य इतिहास के
मंडन में सहायता प्राप्त होती है ना। तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ या गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हम जो है पाते हैं वो सबसे नंबर 1 पे आता है महाकाव्य। रामायण तथा महाभारत प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था तथा प्राचीन भारतीयों के नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हैं। इनके राजनीतिक वर्णन क्रमबद्ध नहीं है और कल्पनाओं पर आधारित है, फिर भी रामायण तथा महाभारत कालक्रम निर्धारित करने में बहुत महत्व रखते हैं। रामायण तथा महाभारत में विदेशी यवन तथा शकों के साथ हिंदुओं के संघर्ष के संबंध में भी ज्ञात होता है, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक तथा धार्मिक अवस्था की दृष्टि से महाभारत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं। अब इसके पश्चात जो है नंबर 2 पर आता है पुराण, है ना। गैर धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत नंबर 2 पे आता है पुराण। पुराणों के संबंध में विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि भारत के प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य में इनकी बड़ी उपयोगिता और महत्व है। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण है। आर्य राजाओं के वंश तथा चरित्रों का इनमें निरूपण हुआ है। इतिहास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 18 पुराणों में 5 पुराण यथा कौन कौन से 5 पुराण है भाई? मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड तथा भागवत पुराणों में ऐतिहासिक सामग्री की उपलब्धता होती है। नंबर 3 पे आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि का महाभाष्य। दोनों ही ग्रंथ पुराणों से अधिक विश्वसनीय हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्यकालीन इतिहास रचना में बहुत सहायता मिलती है, ठीक है। ये याद रखना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर हेलो, हाँ, कौटिल्य के हम लोग देसी साहित्य के अंतर्गत जो है एक तो धार्मिक ग्रंथ हो गया और एक गैर धार्मिक यानी ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि का महाभाष्य। दोनों ही ग्रंथ पुराणों से अधिक विश्वसनीय हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर प्रसिद्ध इतिहास तथा पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हरिहर द्विवेदी ने कौटिल्य का भूगोल रचना कर मौर्यकालीन स्थल मार्ग, बंदरगाह तथा यात्रा या आयात निर्यात के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है। उसी क्रम में हर्ष चरित्र तथा विक्रमांक देव चरित्र है। फिर बिल्हण द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र में 1076 से 1126 ईस्वी के मध्य पर प्रतापी राजा विक्रमांक की प्रशंसा की गई है और विक्रमांक ने दक्षिण तथा पश्चिमी भारत के एक विशाल भूभाग पर राज्य किया था, इसकी भी जानकारी उसमें मिलती है। उसी तरह है जो कल्हड़ की राजतरंगिणी। फिर उसके अलावा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, महाकवि कालिदास, है ना। महाकवि कालिदास जो हैं उनकी रचनाएं भी भास के ऐतिहासिक नाटक तथा गर्ग संहिता तत्कालीन इतिहास पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध कराते हैं। उसके पश्चात है तमिल साहित्य। तमिल साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा में लिखे गए साहित्यिक ग्रंथों से प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसकी विशालता को दृष्टिगत रखते हुए इतिहासकार स्मिथ महोदय ने कहा है कि अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य का अन्वेषण कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। यानी तमिल ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण के तमिल साहित्य में संगम साहित्य के राजवंशों का वर्णन किया है। तमिल कविताएं प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी की प्राचीनतम क्या है? काव्य रचनाएं हैं। दक्षिण भारतीय राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए महाकाव्य राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार जो है हम यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत, इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके अंतर्गत देसी साहित्य में हमने गैर धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पाते हैं? यूनानी साहित्य, फिर उसके बाद आ जाता है अपना चीनी साहित्य, फिर अरबी साहित्य। मतलब इनके द्वारा जो लिखे गए जो यात्रा वृत्तांत हैं या रचनाएं हैं या साहित्य हैं उनको पढ़ करके हमें इतिहास जानने में सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। तो
प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिक्रम को ज्ञात करने के लिए विदेशी विवरण बहुत सहायक हुए हैं। विदेशी धर्माचार्य, व्यापारी, पर्यटक तथा राजदूतों ने भारतीय इतिहास के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला है, जिसमें यूनानी विवरण, चीनी विवरण तथा अरब लेखकों का विवरण है। अब यूनानी विवरण 3 उपखंडों में प्राप्त है। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व का भारत, नंबर 2 पर सिकंदर के आक्रमण के समय का भारत और नंबर 3 पर सिकंदर के आक्रमण के बाद का भारत। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मौजूद यूनानी सैनिक अधिकारियों ने यूनान जाकर विद्वानों के समक्ष भारत का वर्णन किया है। ठीक है ना। यूनानी विद्वानों ने इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। इन लेखकों में प्रमुख एरियन, टालमी तथा प्लिनी है। और उसके पश्चात जो है मेगास्थनीज, सेल्यूकस के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। मेगास्थनीज की इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, किंतु इसका उद्धरण अन्य है ना, इसका उद्धरण जो है अन्य जगह पर मिल जाती है। ठीक है। उसके पश्चात जो है मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में यहाँ के बारे में लिखा है, भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टिकोण को लिखा है। ठीक। अन्य यूनानी लेखकों में स्ट्रैबो, डेमास्कस, हेलियोडोरस तथा टेचियस प्रमुख हैं। अब इसके पश्चात आता है यूनानी विवरण के पश्चात चीनी विवरण। चीन तथा भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण विद्वानों का दोनों ओर से आना जाना ऐतिहासिक वृत्तांत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ईसा के 800 वर्ष पूर्व चीन के इतिहासकार शुमा सीन द्वारा लिखित ग्रंथ भारतीय इतिहास ग्रंथ तथ्यों को उजागर करता है। चीन से प्राप्त यात्रा करने आए फाह्यान, यानी कि फाह्यान कब आए थे? 388 ईसा पूर्व के आसपास, सुंगयून 518 के आसपास ईस्वी के आसपास तथा हर्ष के काल में हेनशांग तथा इत्सिंग 695 ईस्वी के आसपास ने केवल वर्णन ही नहीं लिखा बल्कि कई ग्रंथों की रचनाएं की। तिब्बत के, है ना, ये चीनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, यूनानी तो हो चुका है, चीनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि तिब्बत के लामा तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन से शक, पार्थियंस तथा कुषाणों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, कुषाणों का वर्णन मिलता है उसमें। अब जो है नेक्स्ट आते हैं हम कौन सा? अरबी लेखक। कौन से अरबी लेखकों के बारे में? अरब लेखकों में अल-बरूनी प्रमुख हैं। कौन है भैया अल-बरूनी? अरब लेखक हैं, अल-बरूनी प्रमुख हैं। अब जो महमूद गजनव के आक्रमण के समय भारत आया, इसकी पुस्तक तहकीकाते हिंद एक इतिहास ही है। अन्य अरब तथा मुसलमान यात्रियों में सुलेमान अल-मसूदी, फरिश्ता, हसन निजामी, निजामुद्दीन तथा लवीला बुरा के नाम उल्लेखनीय हैं। इब्न बतूता का वर्णन विश्वसनीय नहीं है, फिर भी ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करता है। इस प्रकार जो है विदेशी यात्रियों के वर्णन में आगे हैं वेनिस के मार्को पोलो, जो कि 1284 से 85 ईस्वी का लेखन तिथिक्रम में स्थापित करने की दृष्टि से अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत, यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले ही की हैं तथा ये भी मध्य एशिया में प्राप्त हुई हैं, है ना। तो भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों तथा ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म यानी कि चमड़े एवं काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है साहित्यिक दृष्टि से विदेशी यात्री वृत्तांत भी इतिहास जानने के साधन के रूप में, महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो इतिहास जानने के तीनों स्रोत, यानी कि मुख्य रूप से तो 200 पुरातत्व स्रोत हमने इससे पूर्व में पढ़ा था, है ना। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला हो गए। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने सबसे पहले देसी साहित्य पढ़ा, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन धर्म और गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हमने ऐतिहासिक ग्रंथों को शामिल किया है। अब विदेशी यात्रा वृत्तांत में सबसे पहले यूनानी, चीनी तथा अरबी
लेखकों के यात्रा वृत्तांत और उनके साहित्य के बारे में हमने पढ़ा, जिसको पढ़ने के पश्चात जो है भारतीय इतिहास जानने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है इन किताबों की। तो आज के इस लेक्चर में जो है इतना ही। ओके, टेक केयर।